नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट की तैयारी किस प्रकार से करें? अगर आपके पास सब्जेक्ट एसएस है तो आप सीटेट की तैयारी, आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2024 को, उसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है और आपने मिला भी ली होगी। अगर आपका जो डिफरेंस है वो पासिंग मार्क के नज़दीक है या आप पास हो गए हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप कुछ नंबरों से रह जाते हैं और आपको उम्मीद है कि भी जो चैलेंज है, चैलेंज करने के बाद वे नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप चैलेंज कीजिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो आप रिजल्ट का वेट न करें और अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा सीटेट का 2024 के अंदर, उसकी तैयारी में आप जुट जाएं। तो उसी के तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो क्लास 7th की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 5, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जो मेन चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के समय आप उनको आसानी से कम समय में रिवाइज कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा है किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, भाई किस प्रकार से राज्य बने और किस प्रकार से उनकी समाप्ति हुई, उनका पतन हो गया। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहर और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच का तथा अमीर और गरीब के बीच का फैसला बढ़ा, जो नियम बनाए गए थे, जिसके कारण दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे यानी कि बड़े शहरों से दूर जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, यानी अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बसर करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश जातियां यानी कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहती थी, कुछ समय के लिए रहते थे और फिर दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, जो उनकी खुद की संस्कृति थी। लेकिन जातीय आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय जो लोग थे वो कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं।
जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो प्रश्न पूछ ले भी, पंजाब के अंदर 13वीं और 14वीं सदी के दौरान शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? वो थी खोखर। या बाद में खक्कर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान खक्कर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। जो खक्कर था, खक्कर जाति थी, उनका मुखिया कौन था? कमाल खान। तो जो बादशाह अकबर ने किसे मनसबदार बनाया था? कमाल खान को। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर यानी कि दूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजमान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। तो बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे कौन थे? राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया, उन्हें हरा दिया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। जो मुंडा और संताल थे वे उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र पहाड़ियां, कोली, बिराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कुरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भीलों की जो बड़ी जनजाति कहाँ फैली थी? पश्चिमी और मध्य भारत में। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। जो खानाबदोश और गोमंतु लोग थे वो कैसे रहते थे, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। तो जो खानाबदोश लोग थे उनका जो जीवन था किस पर निर्भर था? दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर। वे खेतियर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, यानी कि चीज के बदले चीज लेते देते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवर पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग, उनका कारवां टांडा कहलाता था। जो बंजारे लोग थे उनका जो कारवां था क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। उसके बारे में बताया गया। फिर देखिए आगे आप, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोषने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का भी काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी।
ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। नीचे दिखाया गया कांस्य मगरमच्छ कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा। कांस्य की बनाई गई है ये मगरमच्छ कांस्य का। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ग्यारहवीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों से ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे दिए गए। गोंड गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो गोंड लोग थे तो कहाँ रहते थे? वे गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह जगह बदलकर खेती करते। किस प्रकार खेती करते थे? वो स्थानांतरीय। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अकबर के द्वारा, कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। कितने गांव थे? गढ़ कटंगा में गोंड राज्य में 70,000 गांव। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। जो बरहोते हुए कितने गांव को मिलाकर बनते थे? 12-12 गांव को। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसलिए गढ़कटंगा में गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो संग्राम शाह की उपाधि किसे दी गई? अमनदास को। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। तो दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? दुर्गावती से विवाह कर लिया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। 1565 में हुआ आसिफ खान के नेतृत्व में
मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य के कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल। अहोम राज्य। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो कहां पर आ बसे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अगण्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अगण्य जो अस्त्र थे उनका इस्तेमाल कब किया गया? 1530 में। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमुल्ला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करते के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना रह सका। कान के आभूषण दिखाए गए हैं, जो बराबर में पिक्चर दिखाई गई है, ये कान के आभूषण है। कबोई नागा जनजाति मणिपुर। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य के अंदर जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी कि बेगार लोग भेजते जो बेगारी का काम करते। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। जो अहोम समाज था वो कुलों में विभाजित था, उसे क्या कहा जाता था? खेल। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714-1744 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन किया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान के दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ये नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से
ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा। तो ये था कंप्लीट जो आपका लेसन, जो मेन चीजें थी हमने उनको अंडरलाइन किया। तो आप भी अपने आपके पास जो बुक है उनको अंडरलाइन कर लेना जो मेन चीजें, ताकि आपके एग्जाम के समय आप इनको आसानी से रिवाइज कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।